नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक 2.0 में। एंड आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां पर हम लोग एसएससी सीएचएसएल के शिफ्ट वाइज जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उनके साथ में डिटेल्स भी बताऊंगा। एंड लगातार हम लोग जो है 10 शिफ्ट के पेपर देखने के बाद में मैं आपको एक प्रॉपर प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे कि हाँ इस साल सीएचएसएल के आधार पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़कर जाएंगे तो आगे भी आपको एसएससी में फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए मेरे इन प्रैक्टिस सेट को लगातार देखिएगा, आपको अपने अंदर जो है जीके में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। एंड आपको जीके इतना वास्ट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन जब ये प्रैक्टिस सेट्स देखोगे प्रीवियस ईयर जो रिसेंट में हुए हैं अभी, तो उनके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ्स आरबी द्वारा बनाई गई हैं, शुभम जैन द्वारा। ठीक है, तो पूरा राइट उनको ये है, डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी अच्छे से कंपाइल करा है। मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जो है पेश करने वाला हूँ, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड आगे का शिफ्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो अभी कमेंट करना, क्योंकि यार मैं वीडियो बनाने के मामले में हूँ बहुत ज़्यादा आलसी, तो इसीलिए जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे आप लोगों के, मैं उतना जल्दी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। आप सभी को पता होगा हमारे वायुमंडल में काफ़ी सारी स्तर होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह से। ठीक है, शोभ मंडल जो है ये फर्स्ट है। ठीक है, ये यानी कि ये पहली है हमारे जो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, यह है 13 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में लगभग हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर ही जो है इस टॉपिक के बारे में पूरे नोट्स एग्जाम तक की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, जहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। एंड बहुत ही शॉर्ट क्रिप्स नोट होंगे, अगर आपने वो देख लिए देन आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी कि कहाँ पर किस लेयर में टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ में बढ़ता है घटता है, इस सब के। तो शोभ मंडल के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। इसकी एवरेज हाइट अगर बात की जाए 13 किलोमीटर है, सेकंड ऑप्शन है। जहाँ पर ध्रुव जो होता है ना, पोलर, यहाँ पर इसकी हाइट कम होती है 8-10 किलोमीटर के आसपास में, जबकि जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पर इसकी हाइट जो है कंपेयर टू ज़्यादा होती है। एवरेज पूछा है यहाँ पर तो 13 किलोमीटर है, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शोभ मंडल में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ में टेम्परेचर जो है डाउन होता है। एंड ये अगर बात की जाए अगर बात की यहाँ पर हर 1 किलोमीटर में जो है 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरीके से हैं कुछ, आपको याद रखना। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा था कि कर्क रेखा जो है ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए, इन्हीं में से आपको एक सेलेक्ट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के मैप के बीचों बीच से जाती है, अगर आपको पता है तो। सॉरी, साउथ इंडिया का मैप बना लेता हूँ। यहाँ से कर्क रेखा जाती है, जहाँ पर स्टार्ट होती है 8 राज्यों से जाती है टोटल, ये याद रखना। एंड आपको बिल्कुल सीक्वेंस में, अगर मैप आपके बिल्कुल क्लियर है देन आपको याद होगा। गुजरात है सबसे पहले, उसके बाद में बीच में थोड़ा सा राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा आपको, उसके बाद में झारखंड मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो है कितने हो गए, ये हो गए पूरे के पूरे 6। उसके बाद में अगर बात की जाए त्रिपुरा मिल जाएगा, क्योंकि बीच में बांग्लादेश होता है। उसके बाद में फिर से इंडियन स्टेट स्टार्ट होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, त्रिपुरा के बाद में होता है मिजोरम। तो इन दोनों स्टेट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट त्रिपुरा एंड मिजोरम से कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री कह सकते हैं कि नॉर्थ में ये होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही क्लियर होना चाहिए माइंड में। ये जो है भूमध्य रेखा है, यहाँ पर है आपको कर्क रेखा नॉर्थ साइड में, यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री पे साउथ में मिलेगा मकर रेखा। तो ये इस तरह से आपको याद रखना। यहाँ पर जो है सूर्य कर्क रेखा पर कब होता है, 21 जून को। इसी कारण से उत्तरी अक्षांश में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि यहाँ पर होता है अगर बात की जाए 22 दिसंबर को, जबकि बिल्कुल बीच में दिन और रात बराबर कब होती है तो 21 मार्च। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर 22 सितंबर। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी डिटेल्स याद रखते हैं। अब आपको ऑप्शन में पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ से कर्क रेखा जाती है। केरला, महाराष्ट्र, पंजाब से कोई लेना देना भी नहीं है। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देखोगे तो ना सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताने होते तो 5 मिनट के वीडियो में सारे 25 क्वेश्चन करवा के चला गया होता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको
सोच रहा हूँ कि काफ़ी सारी डिटेल्स भी इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दूँ, ताकि आप रोज़ का अगर एक प्रैक्टिस सेट भी सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन भी लेना तो भी आपको काफ़ी डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी। एंड देखते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कब हटाया गया था? रजिया सुल्तान इज़ द ओनली वुमेन जो कि दिल्ली, अगर बात की जाए सल्तनत टाइम पे जो है दिल्ली की शासिका बनी थी, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कह लो, कुछ भी कह लो, तो रजिया सुल्तान बनी थी। ये किसकी बेटी थी? इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश की बेटी थी। एंड गुलाम वंश से संबंधित थे ये लोग, तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे थे। एक सेकंड रुक जाइए, है ना, एक सेकंड। 1236 से 40 तक इनका शासनकाल रहा था, बहुत छोटा, 4 सालों के लिए इनको हटा दिया गया था एक्चुअल में, तो 1240 में इनको हटाया गया था। गुलाम वंश से संबंधित थी। दिल्ली सल्तनत में 5 जो शासक हैं ना, सारे के सारे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। मैंने इस पर आर्टिकल लिख डाला है। एंड एक और बात इंपॉर्टेंट कि एग्जाम तक की साइट पर फ्री में जो कंटेंट अवेलेबल है, इस शिफ्ट को मैंने देख लिया है, अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो करंट अफेयर्स के नोट्स आ रहे हैं, उनकी पीडीएफ का हमने अलग से चैनल बनाया हुआ है। 99 में पीडीएफ चैनल वाला ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ एंड फ्री कंटेंट से जो है बिल्कुल इस शिफ्ट में 15 क्वेश्चन मिले हैं। अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो मैं 10 वीडियो बनाने के बाद में, मतलब 10 प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो 25 में से 15 क्वेश्चन छोटी सी पीडीएफ से आना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पहले कुछ वीडियो देख लो, उसके बाद ही पीडीएफ डाउनलोड करना। ठीक है, बाकी फ्री कंटेंट तो एग्जाम तक की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो रजिया सुल्तान हो गया। ये 5 कौन से थे? गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद में अगर बात की सैयद वंश एंड लोधी वंश। लोधी वंश आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का, उसके बाद में मुगल वंश स्टार्ट हो गया था। अब देखो कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर मेरी भी कमी है। वैसे इकोनॉमिक्स जो है आपको बहुत जल्दी मैं नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पर मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितना मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर स्टैटिक जीके ये सब करवाता हूँ, क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, टॉपिक्स भी सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना डैश के रूप में की जाती है। यहाँ पर 4th क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो ये 4th वाला ऑप्शन है, जहाँ पर है कि फर्म के उत्पादन का मूल्य जो है, ये फर्म के मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये सब इकोनॉमिक्स में जो है ना, इकोनॉमिक्स में मेन क्या होता है, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ को जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको यूट्यूब पर 1 से 2 जो है अच्छी क्लासेस रिकमेंड करूँगा, वो देखना, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अब देखो जिन सब्जेक्ट में आपको इतनी अच्छे से पकड़ो ना, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इकोनॉमिक्स भले ही मैंने वीडियो देख ली, मुझे ऑप्शन भी पता चल गया, बट मैं उनको यार एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो ये सबकी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जीके के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट है वर्ली चित्रकला। ये चित्रकलाएँ वगैरह जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ली चित्रकला जो है किस राज्य की लोक चित्रकला है? महाराष्ट्र की है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। महाराष्ट्र में जो है वेस्टर्न घाट, ये जो स्टेट है ना, बॉम्बे के भी ऊपर वाले है ना, ये यहाँ पर जो है उत्तरी सह्याद्री जो रेंज है, यहाँ पर ट्राइबल आर्ट है ये वर्ली चित्रकला, जो कि महाराष्ट्र स्टेट से है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है मोढेरा गांव, ये किस राज्य में है? मोढेरा गांव जो है ये गुजरात में है, मेहसाणा के पास में। एंड इस गांव के बारे में मैं आपको एक और डिटेल बता दूं, यहाँ पर भी एक सन टेम्पल है। तो मोढेरा में भी एक सन टेम्पल है। बाकी इंपॉर्टेंट सन टेम्पल तो आपको पता होगा कोणार्क में है, वो है, लेकिन यहाँ पर भी एक सन टेम्पल है। भारत के 70+ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उनकी पीडीएफ प्लस उनके नोट्स एग्जाम तक की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके देखना, काफ़ी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन जो है मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया? आप लोगों को पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन जो है मध्य प्रदेश में आयोजित हो चुका है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह भोपाल में होते हैं, इसके अलावा भी जो है टोटल 8 शहरों में आयोजित हुए। तो 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट जो है अलग अलग सिटीज़ में आयोजित करवाए गए हैं। तो 8 बिल्कुल सही है। एंड ये क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्ट सेम टू सेम जिस तरह से एग्जाम में पूछा गया था वैसे ही यहाँ पर भी अवेलेबल है।
8वां क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से इंपॉर्टेंट है 5-6 स्टेट के, तो ये आपको याद रखना। बिहार केसरी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर है श्री कृष्ण सिन्हा जो है ये हैं। इन्होंने अगर बात की जाए आज़ादी से पहले भी एंड आज़ादी के बाद में भी बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा काम कराएं एंड इसीलिए इनको जो है बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। तो श्री कृष्ण सिन्हा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं, ये याद रखना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी भी कहा जाता है टी प्रकाशम को। इसके अलावा भी बंगाल केसरी, इस तरह से कुछ कुछ नाम है जो कि आपको याद रखना। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 का बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दिस इज द शेरशाह, याद रखना आपको, शेरशाह जो फिल्म है इसको मिला है। इसमें एक्टर एक्ट्रेस कौन थी, सिद्धार्थ एंड कियारा जो है ये थी एक्टर एंड एक्ट्रेस। सो शेरशाह मूवी के बारे में आपको याद रखना। नेक्स्ट, धीनोधर हिल्स किस यूटी या फिर स्टेट में स्थित है। धीनोधर हिल्स वेरी इंपॉर्टेंट है एंड धीनोधर हिल्स इज सिचुएटेड इन द गुजरात। गुजरात में जो सौराष्ट्र वाला एरिया, जो कच्छ का रण जो है ना, यहाँ पर ये स्थित है धीनोधर हिल्स, तो याद रखना आपको। एंड ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है आज के टाइम पे। सो इसीलिए क्वेश्चन छोटे छोटे और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी पूछने में हमेशा से ही जो है प्रबल रहा है। और यहाँ पर जो है ना गलतियाँ भी हो जाती है क्योंकि काफ़ी छोटी सी, शायद आपने नाम भी पहली बार ही सुना होगा, इसीलिए याद रखना है धीनोधर हिल्स गुजरात में। इसी तरह से अरावली, वैसे तो सबको ही पता है कि अरावली जो है ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में मेनली, मतलब है ना। एंड यहाँ पर गुरु शिखर इज़ द राजस्थान का हाईएस्ट चोटी है। इसके अलावा गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये सापुतारा हिल स्टेशन है। इस तरह से इंपॉर्टेंट स्टेट के जो है हिल स्टेशन, जो टॉप हाईएस्ट पीक है ना, वो भी याद रखना। उड़ीसा का लास्ट ईयर जो है पूछ लिया था, इस तरह से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कौन सी कंट्री करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीफा 2022 कहाँ पर हुआ था, मेंस वाला कतार में हुआ था। जीता किसने था, अर्जेंटीना ने जीता था। कैप्टन कौन थे, लियोनेल मेसी थे। हराया किसको था, फ्रांस को हराया था। अब है वुमेन्स वर्ल्ड कप 23 की होस्ट की बात, देन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड इसको होस्ट करने वाले हैं। हमारी पीडीएफ्स में मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट वाले सेक्शन में सब कुछ ये सब मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड मिल जाएगा। अच्छा, इन्हीं दोनों देशों ने जो है क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 भी जो है होस्ट करा था, वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा, ये इंडिया में होगा। ये 9 मार्च को ही जो है सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, तो वो मैं आपको अभी कल या परसों करवा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो देश है ना, अगर बात की जाए, एक सेकंड रुक जाइए, फीफा वर्ल्ड कप जो है अभी अगला कहाँ पर होने वाला, 2026 में, सॉरी हाँ 26 में ही होने वाला ना। तो 26 वाला कहाँ पर होगा, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा में होगा। ठीक है, वहाँ पर 48 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है। इसके अलावा ओलंपिक तो पता ही होगा, 2024 का कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, 28 का कहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस में होगा। एंड 32 का कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अगेन ब्रिस्बेन में। तो ये सब याद रखने इवेंट्स वगैरह, ये मैंने अलग से कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से लिस्ट कर रखे हैं। नेक्स्ट, अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है थेलोफाइटा को। इन सब के बारे में, इनका कैटेगराइजेशन प्लस इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड वीडियो तो आएगा लेट, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट कर रहा हूँ, बट एग्जाम तक हिंदी.com जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी नोट्स के रूप में। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज अगर बात की जाए तो ये करी थी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए 4, जेम्स चैडविक ने। इंपॉर्टेंट है जेम्स चैडविक ने। वैसे अगर बात की इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस तरह से है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने एंड प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इसके अलावा अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ई गोल्डस्टीन का नाम अगर बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने कैनाल रे की खोज करी थी। तो इंपॉर्टेंट जो भी खोज वगैरह है, इनकी भी पीडीएफ बहुत जल्दी अपडेट करवा दूंगा। जो जो टॉपिक्स है ना, वो मैं अभी नोट्स कर रहा हूँ। 10 शिफ्ट के एनालिसिस के बाद मैं आपको सारे टॉपिक्स के साथ में आऊँगा। उनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके।
वो सब मैं आपको फ्री सोर्सेज भी बता दूंगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के लिए खेड़ा सत्याग्रह कराए? वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी के सभी आंदोलन याद रखना। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, अगर बात की 9 जनवरी को, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1917 में चंपारण बिहार में इन्होंने आंदोलन करा था। फिर 1918 में खेड़ा में हुआ था इनका आंदोलन। 1920 से 22, ठीक है, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, इनके अलावा बीच बीच में काफ़ी सारे इवेंट्स भी हुए हैं, बट याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, 1930 में जो है ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 42 में हुआ था क्विट इंडिया। तो ये सारे के सारे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, जैसे पूना पैक्ट हुआ था 32 में, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने, तो ये हो गया 1918 में खेड़ा में हुआ था। इसके अलावा एक और है अगर बात की जाए 1928 का बारडोली सत्याग्रह, ये किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? एक्सेल हो, वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट हो, अगर किसी भी ओपन जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर क्लोज करना है एंड उसकी शॉर्ट की पूछ ले, Ctrl+W ये शॉर्ट की है। सारी की सारी जो वर्ड से संबंधित शॉर्ट कीज हैं, इनकी मैंने लिस्ट डाल रखी है एज अ PDF, जो कि आपको PDF बंडल में मिल जाएगी 99 रुपीज़ में, SSC की सभी टॉपिक्स की PDF, प्लस इनकी जो फ्री सोर्सेज हैं, फ्री में नोट्स जो है सीक्वेंस वाइज, वो मैं आपको जो है अगले एक वीक में एग्जाम तक की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो याद रखना, Ctrl+W जो है ये ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, एंड Ctrl+L जो है ये स्पेसिफिक अगर बात की एक्सेल के संदर्भ में, तो इसको जो है Ctrl+L में, इसमें जो है टेबल का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+L का यूज किया जाता है इन द एक्सेल। इनका जो है एक्सटेंशन भी पूछ लिया जाता है, जैसे वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOCX, ठीक है, इसी तरह से PPTX भी होता है अगर बात की जाए पावर पॉइंट का। एक्सेल का जो है EXLS होता है ना, इस तरह से इनके जो है एक्सटेंशन भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शहर है जो 2022 में भी लगातार 6th टाइम जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? सबको पता है, इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी टाइम से मैं बिना वीडियो बनाए जो है, मतलब रुके बिना वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी सारा जो है बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में भी, बट मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, इसलिए लगातार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल के कल्चर को ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल ये लॉन्च किया है? ये उड़ीसा के नवीन पटनायक ने लॉन्च करा। उड़ीसा याद रखना आपको हॉकी इंडिया का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है, एंड उड़ीसा में ही इस बार भुवनेश्वर प्लस राउरकेला में इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2020 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? देन दिस इज द कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, याद रखना देश स्पेन के ही हैं जिन्होंने US ओपन 2020 का खिताब जीता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वापस से किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो याद रखना US ओपन के बारे में, ये सबसे लास्ट में होता है ईयर के। नेक्स्ट, कर्नाटका संगीत जो है ये कौन से स्टेट में गाया जाता है? देन फर्स्ट ऑप्शन, ये साउथ वाले स्टेट कर्नाटका प्लस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, इन स्टेट तक लिमिटेड है कर्नाटका संगीत, याद रखना। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कमजोर संकेत प्राप्त करता है एंड उनको वापस रीजनरेट करता है? तो इट इज़ कॉल्ड रिपीटर। ओके, ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य समझता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना 355 में काफ़ी सारे लोगों ने गलत ऑप्शन करा होगा, 356 करा होगा। 356 राज्यों में अगर बात की जाए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए है, जब गवर्नमेंट फेल हो जाए उस स्टेट में तब 356 का यूज किया जाता है, बट 355 का मेन इंटेंशन क्या है कि किसी स्टेट को बाहरी अटैक और आंतरिक अशांति से उनकी रक्षा करना, ठीक है। जैसे मान लो पंजाब पर कल कोई पाकिस्तान की ओर से अटैक हो जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कर्तव्य है कि स्टेट की रक्षा करे, इस तरह से आपको याद रखना। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। 352 आपको पता है ये इमरजेंसी है जो कि 3 बार यूज हो चुके हैं इंडिया में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 ये हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। नेक्स्ट, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
एंड यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? विलयन जो है 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, डेफिनेटली, इसीलिए इसको विलयन कहते हैं। विलयन के छोटे अवयव को विलेय कहा जाता है, बिल्कुल सही है, और बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। लेकिन ये जो है ये रॉन्ग है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार बड़ा होता है, तो ये सही नहीं है। बाकी साइंस के जो है ना, बायोलॉजी वगैरह के, ये मैं पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ किसी और से, बहुत अच्छी पीडीएफ्स होगी एंड वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी सारी की सारी पीडीएफ्स मैंने पर्सनली बनाई है, चाहे ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, करंट अफेयर्स की हो या स्टैटिक जीके की, इनमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे पर्सनल सब कुछ पता है। तो वही मैं पीडीएफ में डालकर आपके लिए अवेलेबल करवाता हूँ। एज शॉर्ट एज, जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध है जो कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, अगर बात की जाए परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है ना, ये है आर्टिकल 143, याद रखना, जहाँ पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांग सकता है एंड वाइस वर्सा है, सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति से किसी स्पेशल टॉपिक पर ये सलाह मांग सकता है। हालांकि मानना नहीं मानना ये उसके ऊपर है, लेकिन हाँ, आर्टिकल 143 कई बार एग्जाम में पूछा गया जा चुका है। 148 CAG का आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल वगैरह मैं आपको काफ़ी सारे रिवाइज करवाता रहूँगा। बाकी हाँ, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा जाता है, इसके नोट्स अवेलेबल हैं, ये याद रखना। बाकी काफ़ी सारे सोर्सेज जो है ना, सारे सोर्सेज ये मैंने फ्री में डाल रखे कि कौन से देश से क्या लिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी जो है इकोनॉमिक्स का टिपिकल सा क्वेश्चन है, जहाँ पर अगर बात की जाए 4th ऑप्शन इज़ द रॉन्ग। बाकी ये तीनों की तीनों ऑप्शन सही है। सेकेंडरी मार्केट जो है ये पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है, जबकि प्राथमिक में न्यू इशू मार्केट के रूप में जाना जाता है। RBI जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये 4th क्वेश्चन जो है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार कहा जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो एयर है ना, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो हाई से लो प्रेशर की ओर जाना, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन, अब आपने अगर काउंट करे हैं देन बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर अगली शिफ्ट यानी कि 9 मार्च का जो है सेकंड शिफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलने वाली है। देन कमेंट करो, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। यही थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना सभी के साथ में।